ओके, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और बैक इसलिए कि काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिलना हुआ। खैर एनी हाउ, जिस भी रीज़न से क्लासेस बंद हुई थी, लेक्चर्स बंद हुए थे, क्लासेस नहीं थी, मेरी कोई क्लासेस नहीं होती। अ, ये किस तरीके से कहूँ मैं आपको, मतलब गाइडेंस के रूप में आप लोगों से मिलना हुआ था बस खाली, और वो शुरू हुआ था। अ, मैं वापस से उसी ट्रैक पर आ रहा हूँ धीरे धीरे, और आप लोगों से डेली मिलूँगा। आप लोगों की प्रॉब्लम्स प्रीलिम से रिलेटेड जो आपने फेस करी, मेंस से रिलेटेड जो आगे की रहा होगी, उस तरीके से आपसे बात होगी डेली बेसिस पर, ठीक है। बहरहाल एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए प्रीलिम्स के 23 जून को। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया था प्रीलिम्स के अंदर, ओके। और जो भी स्कोर आपने क्रिएट किया, ठीक है, जो भी अचीवमेंट आपने ली है, जिस जिस भी स्थान पर आप खड़े हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ उन सब चीज़ों के लिए। एक फ़ियर फैक्टर है लोगों का कि एग्ज़ाम तो हो गई, अब क्या आगे? यानी कि कट ऑफ किस तरीके से आएगा, इस विषय पर चर्चा ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक्चुअली 3 चीज़ों पर, इस बार की प्री में। पहला, नया पैटर्न था एग्ज़ाम का। पैटर्न चेंज हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम चेंज हो गई। सिलेबस चेंज हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल चेंज हुआ। मटेरियल हम हर साल पढ़ते थे, ठीक है, वही मटेरियल था, बस अप्रोच बदल दी गई, ठीक है। अप्रोच बदलने से क्या होता है कि आप लोगों का नज़रिया बदल जाता है पढ़ने का। आप लोगों को लगता है कि ये बर्डन बढ़ गया हमारे ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम वही है, पैटर्न वही था, मटेरियल वही था। काफ़ी लोगों को दुविधाएँ हुई कि ये चीज़ें कहाँ से पढ़ी जाए, कहाँ से ना पढ़ी जाए, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना दी जाए। ये सब डिलेमास चल रहे थे लोगों के दिमाग में। बहरहाल प्री हो गया, जैसा भी हुआ, कैसा भी हुआ, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में बात करें अगर, तो पेपर पैटर्न वही था जो पिछली बार आया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने घुमाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी हद तक ईज़ी थे, ठीक है। उसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं थी कि उनमें दिमाग लगाया जाए। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन इस तरीके से थे कि उन्होंने प्रश्न पूछने का तरीका बदला। किस तरीके से, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे, उन्होंने उसमें मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर 1 से 2 विकल्प इस तरीके से दिए कि आप उनमें कन्फ्यूज़ हो जाएँ, ठीक है। काफ़ी हद तक पेपर ईज़ी था। वन लाइनर फैक्ट से क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से एक अच्छा बजट आया था, अच्छा क्वेश्चन आया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया था हिस्ट्री के पेपर में, काफ़ी चेंजेस हुआ था, पिछली बार की तरह नहीं था। साथ साथ में इकोनॉमिक्स के पेपर का एक फैक्टर था लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेरा एक प्रिडिक्शन था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर फोकस किया जाए तो बेहतर होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने एक जजमेंट लगाया था कुछ यूनिट्स के ऊपर, ज़्यादा नहीं कर पाया था। एग्ज़ाम के जस्ट पहले ही, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के एक एक घंटे पहले मैंने एक प्रेडिक्शन लगाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अपन एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक जजमेंट तो बिठाया जाए कि कहाँ से पेपर आएगा। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के पेपर लेके मैं बैठा। मैंने कहा किन किन पैरामीटर्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपने हिसाब से जनरल था, किसी को वो नहीं था कि ये पेपर आएगा या नहीं आएगा। आप लोगों को सिलेबस पढ़ना आना चाहिए। मैंने जजमेंट लगाया उस बेसिस पर कि मैंने सिलेबस पढ़ा पहले, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेबस के बारे में अगर बात करें, तो टू द पॉइंट सिलेबस जो चीज़ें दी गई हैं, पहले हम उस चीज़ को कवर करते हैं। एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। इंटरव्यू के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ उन लोगों के आयाम होते हैं जहाँ पर वो जिनसे वो गुजरते हैं, और उनसे आपसे वो प्रश्न पूछते हैं। लाइक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनालिटी की इन्फॉर्मेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी लोकेशन के बारे में, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, ठीक है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये इंटरव्यू के हैं, बहरहाल इन पर बात नहीं की जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम तो हो गया, ठीक है, जैसा भी आपका स्कोर रहा। कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ नहीं, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, और स्कोर की अगर बात करें तो जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, किसी ने भी मुझे 70 से नीचे नहीं बताया है। सब लोग 70-75 से ऊपर के स्कोर पर हैं। और
पहली बार ऐसा हुआ है 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था, 67-65 के अराउंड आया था। एससीज़ का 64-65 के अराउंड आया था। तो मैटर ऑफ डिस्कशन ये है कि पेपर किस क्वालिटी का आया, ठीक है। पेपर 2020 में जो पेपर आया था काफ़ी टफ था। सिलेबस चेंजिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेबस चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम के ऊपर। 2020 में जो पेपर आया था और जब मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठा था, तो सबसे पहला मेरा वर्ड था, निकला था मेरे मुंह से कि अब बना है पेपर, बनाने वाले ने अब पेपर बनाया है, ठीक है। ये मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट था एग्ज़ाम हॉल के अंदर खुद से, ठीक है। जब पेपर सॉल्व करने बैठे तो चौंक गए थे कि ये पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेपर सॉल्व किया, घर आए, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, काफ़ी ज़्यादा, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा, करीब करीब 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। 2024 का जो पेपर आया था, उस पेपर में इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनी, ठीक है। पेपर टू द पॉइंट था, सिलेबस से आप लोग सिलेबस को महत्व दें, ठीक है। सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं, आपको किसी के गाइडेंस की नीड नहीं रहती, ठीक है। आप अपने गुरु खुद बन सकते हैं। हालांकि गुरु की ज़रूरत पड़ती है, महिमा है गुरु की, गाई जाती है, ज़रूरी भी है, ठीक है। लेकिन सिलेबस के महत्व को जाना जाए, सिलेबस इज़ इम्पोर्टेंट, की है वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जब सिलेबस को फॉलो किया जाए तो टू द पॉइंट जो 6 W होते हैं, वाट, वैन, वेयर, वाई, विच, वूम, क्या हमने इस पर सोचा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी भी सिलेबस को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से पॉइंट निकलते हैं। इस सिलेबस में भी काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे थे जिससे टू द फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यूनिट 6 से, यानी कि इकोनॉमी से, एमपी और इंडिया की इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है। उन्होंने उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं जोड़ी। ओके, न्यूमेरिक क्वेश्चंस थे, उन्होंने डेटा पूछा, हिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी डीप पूछा, घुमा फिराने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, इतना चलता है, इतना पेपर है, स्टेट प्रीलिम्स का, स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है, तो इतना घुमाना फिराना बनता है, ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। पॉलिटी से आसान क्वेश्चंस आए थे। जब प्रिडिक्शन हुआ था तो आयोग है, करीब करीब 18 आयोग और इलेक्शन कमीशन पे मैंने टिक मार्क लगाया था कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। किस वजह से, जजमेंट आप भी लगा सकते हैं, किस वजह से, कि अभी अभी जस्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चरल बॉडी से ही क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन था। कैसे बना, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए थे। तो बहरहाल फर्स्ट इंटेंशन में जो मेरा बैठा वो मैंने बताया उन लोगों को कि ये आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर साइक्लोन से रिलेटेड। तो मेरा स्टेटमेंट लोगों को ये था कि आप लोग पिछले 2 साल के जितने भी साइक्लोन्स आए हैं इंडिया की, चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट हो, चाहे वेस्टर्न कोस्ट हो, चाहे वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा की कोस्ट पर हो, ठीक है। आप उन सभी साइक्लोन्स को कवर करेंगे, उनका नाम जानेंगे, ठीक है। उनको किस कंट्री ने कोऑर्डिनेट किया था वो जानेंगे, और कहाँ किस स्टेट से टकराया वो जानेंगे। पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कि ये इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब साइक्लोन से क्वेश्चन बन सकता था तो मैंने बताया उन लोगों को कि ये क्वेश्चन टू द फॉरवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आ सकता है। जब लोग मिलने आए तो उन लोगों से पेपर हाथ में लेने से पहले मैंने उन लोगों से अपने क्वेश्चंस पूछे थे, बिठाया मैंने उन लोगों को और उन लोगों से बात की। तो मैंने उनसे अपने हिसाब से कुछ बातें की। ये वैसी वाली बात नहीं है कि हम ब्रह्मास्त्र में, बस जनरल डिस्कशन था, एक अपने एक्सपीरियंस के लिए था। वैसा नहीं था कि हम ब्रह्मास्त्र में मैं बनाऊंगा पेपर, वैसा नहीं है, ठीक है। ये था कि उन लोगों से बात की जाए, इस बारे में अपने एक्सपीरियंस को कमाया जाए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कमा लिया जाए। अभी तो कुछ भी नहीं है, शून्य हूँ। लोगों से बात की तो पहले मैंने उनसे कुछ बात करी, उनके पेपर्स पूछने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या ये प्रश्न आया था, बोले हाँ सर आया था। फिर बोला कि ये प्रश्न आया था, बोले सर आया था। फिर मैं रिलैक्स हो गया कि चलो ठीक है, इतना तो है कि हाँ अपन पेपर पर डिस्कस इन लोगों से कर सकते हैं। जब पेपर पर डिस्कशन किया तो लोगों ने कहा, काफ़ी सारे फीडबैक्स इस तरीके से आए थे कि सर पेपर आसान था। पेपर आसान आया। अब बात करूँ मैं कि पेपर के आसान आने से और पोस्ट कम होने से और सिलेबस चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक है। सिलेबस चेंज होने से बात करें तो सिलेबस चेंज हुआ एकदम सडन से, ठीक है, और लोगों के अंदर ये भ्रांति हो गई कि सिलेबस चेंज हो गया, अब पोस्ट कम है, सिलेबस भी चेंज हुआ, तो अब तो बात बनने से रही पीएससी के अंदर। तो सिलेबस चेंज होने से क्या आपका मटेरियल चेंज हो गया? मटेरियल वही है, वही माउंटेन्स इंडिया में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उन्होंने हटा ही दिया है, ठीक है। इंडिया के क्या सारे पैरामीटर्स नहीं पढ़े जा सकते थे? माउंटेन्स, रिवर्स पे से एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या रिवर्स की लंबाई बदल गई थी सिलेबस चेंज होने की वजह से? नहीं ना, ठीक है। तो सिलेबस चेंज होने से मटेरियल नहीं बदलते, पहला। दूसरी बात, आपने अप्रोच बदल के देखी एक बार के लिए, ठीक है। आपने सिलेबस चेंज हुआ तो अप्रोच बदलनी बनी सी बात है, ठीक है। सिलेबस चेंज हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि आप अप्रोच नहीं बदलेंगे, अप्रोच आप बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। आप सोचने का तरीका बदल सकते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। रिवर्स से क्वेश्चन आया तो क्या रिवर्स की लंबाई बदल गई? नहीं ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था रिवर्स के लेंथ के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सिलेबस चेंज होने से तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। इम्पैक्ट जो पड़ा है वो यही पड़ा है कि बस खाली कि पेपर ईजी आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2020 में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, पोस्ट कम होने से, देखो पोस्ट कम होने से ये फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोगों ने पेपर इजी आया, लोगों ने स्कोर अच्छा किया है, तो बनी सी बात है आयोग क्रीम लोगों को लेगा जो क्रीमिफाइड है ऊपर, ठीक है, तो उन लोगों को सिलेक्ट करेगा। मैंने जैसा लोगों से जाना है कि क्या स्कोर रहा, तो कोई भी मुझे 75-80 से नीचे नहीं बता रहा। जो भी होगा देखा जाएगा, स्कोर कट ऑफ जो भी होगा देखा जाएगा, अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं। मेंस के लिए बात करते हैं। तो मेंस के लिए आप उन सब चीज़ों को पहले कवर करें जो आपके प्रीलिम्स में आपने कवर कर ली है, यानी कि डेटा पार्ट, ठीक है। डेटा को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्यों? मेंस जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, प्रीलिम्स जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे फैक्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट प्लस उसके अंदर थोड़ा पार्ट अगर करंट अफेयर का जोड़ दिया जाए तो उससे एक आंसर राइटिंग, एक बेटर आंसर क्रिएट होता है, और यही डिमांड रहती है मेंस के आंसर राइटिंग की, ठीक है। मेंस में अगर कॉपी चेक करने वाला आपके अंदर आपके आंसर में कॉन्सेप्ट फ्लैक और फैक्ट और करंट अफेयर को नहीं पाता है तो वो आपके नंबर काटना शुरू कर देता है, ठीक है। मेंस के लिए आप जब शुरुआत करें, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि सर मेंस के लिए अब कैसे शुरुआत करें, क्योंकि स्कोर तो अच्छा है हमारा, हम अपने आप को एक सेफ जोन में फील करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग शुरू जब करें मेंस के लिए तो मैंने लोगों को इनिशियली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है सीरियसली कि क्या पूछा जाएगा मेंस के अंदर, इजी आएगा या टफ आएगा, घुमा फिरा के आएगा या नहीं आएगा, एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, मैं नहीं जानता, वो आयोग जाने, उनका काम है, ठीक है। अपना काम ये है कि हम अब जितना भी समय हमें मेंस के लिए मिला है, करीब करीब जुलाई अगस्त सितंबर के अराउंड एग्ज़ाम है। रिसेंट में ही सिलेबस चेंज हुआ था तो लोगों को ये था कि पहले प्री क्वालिफाई किया जाए, प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि प्री भी नया था, ठीक है। लोगों ने मेंस कंप्लीट नहीं किया है, काफ़ी सारे लोग 70 to 80% लोग मेंस के लिए अपीयर नहीं हैं, वो लोग अब होंगे, ठीक है। और प्री का सिलेबस था वो काफ़ी हद तक 2020 के मेंस से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था उस चीज़ से। प्रीलिम्स लोगों ने कलेक्ट किया है, तो अब डिलेमा ये आ रहा है कि मेंस को कैसे कवर किया जाए। एक ये है कि आप प्रीलिम्स के जो जितने भी फैक्ट आपने कलेक्ट किए हैं, आपने रजिस्टर में कलेक्ट किए हैं या आपके नोटबुक में जो कलेक्ट किए हैं आपने, उनको ना भुलाया जाए। वो आपके सेफ जोन में रहेंगे, वो आपकी मेमोरी में रहेंगे, आप उनको टाइमली रिटेन करते रहें, याद करते रहें, साथ साथ में आप फैक्ट कलेक्ट करें। जितना भी नया पार्ट जुड़ा है आप उनको डे 1 से शुरू करें, लाइक सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप। पेपर आसान है, भाषाई पेपर है, लिंग्विस्टिक पेपर है, यानी कि थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मटेरियल ऑफ थ्योरी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, काफ़ी सारे लोगों के थॉट्स मिलेंगे आपको। पेपर के अंदर काफ़ी सारे लोगों की डेफिनेशंस मिलेगी सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की, कैसे एक समाजशास्त्र के रूप में एक विषय उपजा था समाजशास्त्र, और मॉडर्न सोसाइटी में इनके इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, जो भी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, उस वो डिस्कशन का मैटर नहीं है। आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करना शुरू करें डे 1 से, ठीक है, और अपने आंसर बनाएं। आपकी थॉट प्रोसेस उन पेपर के अंदर चलनी चाहिए, ठीक है। आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि लोग किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, और एक सोसाइटी की पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, समाज की डेफिनेशन आप जानते हैं, सभ्यता, समाज, संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और भेद, ठीक है, ये सब चीज़ आप जानते हैं।
आप लोग सोसाइटी के मेंबर हैं, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। बस आप लोगों को क्लियर ये करना है कि आप एक अच्छी मानसिकता बनाए रखें, पेपर के अंदर जल्दबाज़ी ना करें। जल्दबाज़ी करने से ये होगा कि आपका मटेरियल ढूँढने में आपको कठिनाई होगी। आप इतना बेहतर मटेरियल नहीं कलेक्ट कर पाएँगे, जितना आप कर पाएँगे। जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करें, ठीक है? आप सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप से शुरू कर सकते हैं। आप इनको ज़्यादा समय ना दें, ठीक है? 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा आप 2 घंटे अगर आप दिन में 8-9 घंटे 10 घंटे अगर पढ़ते हैं, रिवीजन को हटा के, सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे इन 2 पेपर्स को दें, ठीक है? करीब-करीब 1.5 घंटा आप एक पेपर को मान के चलें, क्योंकि ये थ्योरी है, इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होगी। इकोनॉमिक्स के पेपर, ज्योग्राफी के पेपर जो है और पॉलिटी के पेपर हैं, वो कीवर्ड्स पर चलते हैं, ठीक है? और उन कीवर्ड्स के अंदर फैक्ट फँसते हैं। उन फैक्ट को याद करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर थॉट प्रोसेस चलती है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चाहे वो फ़िलॉसफ़ी का पेपर हो, दोनों तीनों पेपर्स में थॉट्स प्रोसेस चलती है। आप किसी भी मटेरियल को पढ़ेंगे, तो आपके थॉट्स जागरूक हो जाएँगे। आपका इंटरनल लाइक फ़िलॉसफ़ी की बात मैं अगर करूँ, तो आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ते-पढ़ते इतने गुमनाम हो जाएँगे उन सब चीज़ों के अंदर कि आप फँस जाएँगे, ये पेपर कब कंप्लीट होगा, ठीक है? उन पेपर्स को आप डेली बेसिस पे करें। साथ-साथ में जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, आप उनको भी डेली बेसिस पे कंप्लीट करें, क्योंकि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। हिस्ट्री के पेपर को आप कंप्लीट करना शुरू करें, भले ही आप आधा घंटा करें, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। आपको ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि मटेरियल नया है, सब्जेक्ट मैटर नया है, ठीक है? आप उनको डेली बेसिस पे करें। किसी भी पेपर को आपको छोड़ के नहीं चलना है, मिनिमम आपको 3 से 4 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है। आप शुरू करें थ्योरी से, थ्योरी आप डेली बेसिस पे पढ़ें, ठीक है? जब भी आप बोरिंग फ़ील करें या वैसे वाला फ़ील करें, आप सब उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिसमें थ्योरीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि फैक्ट दिमाग को हाइपर करते हैं और हम पढ़ाई से दूर हटने लगते हैं। फैक्ट याद नहीं होते हैं तो हमारा दिमाग एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है और हमें हाइपरनेस होने लगती है, ठीक है? अ, आप ऐसे राइटिंग के लिए किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग को अभिव्यक्ति वाला जो आता है, वहाँ से आप शुरू करते हैं। ऐसे राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिलेबस को फॉलो करें। जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर दिए हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स के नाम लिखें पहले दिन, ठीक है? ताकि आपको एक समझ में आए, एक आपको दायरा समझ में आए कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आप अभिव्यक्तियाँ पढ़ना शुरू करें किसी भी पेपर की। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये है आपके दिमाग को चालू करने के लिए। डे 1 से आपका दिमाग शुरू होगा, सोचना शुरू करेगा कि ये कट आज की अभिव्यक्ति जो आई अखबार में, जितनी भी 3-4 अभिव्यक्तियाँ आती हैं, जितनी भी कोई से भी पेपर में, आप उन अभिव्यक्तियों को रिलेट करने की कोशिश करें कि ये कौन से टॉपिक से हैं, ठीक है? आप उस टॉपिक के आगे टिक मार्क करें और वहाँ पे आप उसको पढ़ के लिखना शुरू करें। आप डे 1 से ये काम करेंगे कि आप ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स को बस एक पेज के अंदर लिखेंगे, ठीक है? ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे आप सारे टॉपिक्स को, भले आपके 2 पन्ने भर जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद अब सेकंड डे से आप अभिव्यक्तियाँ पढ़ना शुरू करेंगे और एक अभिव्यक्ति को आप लिखना शुरू करेंगे पेज के अंदर, ताकि आपकी हाथ चालू हो जाए। पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चालू होगा और फिर थॉट प्रोसेस चालू हो जाएँगे, क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स में लगे हुए थे और हमारा दिमाग रट्टा मारने में लगा हुआ था, ठीक है? रट्टा मारते-मारते हम भूल जाते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है। कई कई बार हम बोलते हैं ना कि हम सब पढ़ते-पढ़ते हमें ही नहीं पता कि हम कितनी गहराई में उतर जाते हैं। आपके थॉट प्रोसेस चालू होंगे, आपके विचार चालू होंगे उन अभिव्यक्तियों से, ठीक है? आप उनको पढ़ना शुरू करें किसी भी पेपर की। मैं किसी भी पेपर को सपोर्ट नहीं करता। पर्सनली मैं नहीं बताऊँगा किस किस पेपर को आपको पढ़ा जाए। किसी भी पेपर को आप पढ़ें, उसकी अभिव्यक्ति को आप पढ़ें, उसमें से आप लिखना शुरू करें। डे 1 में आप उसके लिस्ट बनाएँ सारे टॉपिक्स की। डे 2 में आप लिखना शुरू करें किसी भी पेपर को इर्रिस्पेक्टिव, बस आप लिखना शुरू करें। शुरू के दिन आप छोटी अभिव्यक्ति होगी, आप 1 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, आपके हाथ चालू हुए, आपके थॉट प्रोसेस शुरू हुई, ठीक है? आप थोड़ा-सा 5 मिनट का समय निकाल के उस अभिव्यक्ति को एनालाइज़ करें कि ये किस किस मैटर पे थी। फिर आप उस टॉपिक्स के अंदर जाकर कि ये इस मैटर पे थी, वहाँ पे जाके आप उसको राइट कर दें, ठीक है? आपका कंटेंट थोड़ा बहुत तैयार है। आप सेकंड डे यही काम करेंगे, लिखेंगे या पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, यही काम आप करेंगे ऐसे राइटिंग का। हिंदी की अगर मैं बात करूँ हिंदी के पेपर की, तो हिंदी के पेपर को आपको डेली बेसिस पे भले ही आधा घंटा पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना है। जो ग्रामेटिक पार्ट है, जो छंद, अलंकार, रस और इनसे रिलेटेड है, ये थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्कर के, जो भी उसमें मार्किंग के क्राइटेरिया है, आप उसके हिसाब से उसको तैयार करें। आप डेफिनेशंस अच्छी बनाएँ एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? छंद की परिभाषा का आप एग्ज़ाम्पल के साथ बनाएँगे, रस की परिभाषा आप एग्ज़ाम्पल के साथ बनाएँगे, ठीक है? जो
व्याकरण वाला भाग है, जो शब्दकोश वाला भाग है, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति और कहावतें, ये आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे। भले ही आप 10-10, 20-20 करके याद करें, लेकिन आप एक दिन आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, ठीक है, ये आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे। 20-20 करके आप तीनों पढ़ सकते हैं। लेटर राइटिंग की बात रही निबंध के अंदर, लेटर राइटिंग आप किसी भी मित्र को अपना एक लेटर लिख के दें, अपने रूममेट्स को आप एक लेटर लिख के दें और उसके अंदर से डिफाइन करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक एप्लीकेशन लिख के देखें, किसी भी प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल वाला आप लिखें, वहाँ से शुरुआत करें। ये आपका बेस होगा डे 1 से। जल्दबाजी मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन होता क्या है, लेटर राइटिंग होता क्या है, ठीक है। वो भी एक लेटर होता है, एप्लीकेशन भी, आवेदन एक लेटर होता है। हम किसी को चीज़ें सौंपते हैं, किसी से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए हम लेटर लिखते हैं, या फिर किसी का हालचाल पूछते हैं तो उसके लिए लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें करना है डे 1 से। फिर आप देखेंगे कि इस जो लेटर मैंने लिखा है उसमें और एग्ज़ाम पैटर्न के लेटर राइटिंग में क्या डिफरेंस है, मैंने इसमें क्या गलतियाँ करी, इसमें सुधार लूँगा। अगला लेटर फिर आप अपने दोस्त को लिखेंगे, ठीक है, और उस लेटर को लिख कर आप फिर से एनालाइज करेंगे कि मैंने क्या गलतियाँ की, और ठीक है, आप उनसे चेक करवा सकते हैं जो आपके मेंटोर हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आप मार्केट से कोई भी मटेरियल उठाएं, क्यों? क्योंकि आपको अब इतना समय नहीं बचा है कि आप अच्छा मटेरियल ढूंढ पाएँ। जो भी मटेरियल आपको मिलता है आप अपना बेस बनाएं, किसी को नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एक्सेप्ट कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है, वो जानते हैं इन सब चीज़ों को, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। और एंटरप्रेन्योरशिप को आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ये थ्योरी वाला पार्ट है, जो 3 थ्योरी वाले पेपर मैंने आपको बताए हैं, फिलोसॉफी, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशियोलॉजी। ये पेपर आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे और साथ साथ में मैपिंग करेंगे आप ज्योग्राफी के लिए। सारे मिनरल रिसोर्सेज, सारे एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट, सारे फॉरेस्ट्री के जितना भी डाटा है सारा आप कलेक्ट करेंगे। बेसिक्स आप क्लियर कर चुके हैं, आई नो कि आप बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। आपने प्रीलिम्स के अंदर डेटा निकाला है, वो डेटा सब प्लस फैक्ट आप डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं इन कोर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आप करंट से जुड़ेंगे काफ़ी हद तक। आपने प्रीलिम्स में जिस भी बुकलेट को फॉलो किया था करंट अफेयर के लिए, आप उसको फिर से पढ़ेंगे एक बार, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर का, वो टॉपिक आप कॉन्सेप्ट वाला जो आपने पार्ट पढ़ा है करंट अफेयर में भी वो पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या नया जुड़ा है, ठीक है। बैंकिंग्स हो गया, फाइनेंस हो गया, और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा है और सेंसस के बारे में पूछा है, तो आप NHFM की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। कोई नया सर्वे हुआ होगा तो उसकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, ये पूछी जा सकती है। इन्वायरमेंट साइंस वाले पेपर में पूछा है, हाँ एक साइंस वाला पेपर मुझसे छूटा है, साइंस के पेपर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। उन्होंने जो कोर सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको चेंज करके एक यूनिट के अंदर डाल दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब डाउट ये आएगा कि हम इसके अंदर से कितने डेप्थ में जाएं। भैया जितना पूछा है उतना आप पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस में टू द पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरी बात कि हम डे 1 से लिखना शुरू कहाँ से करेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस तो है नहीं। क्या उन्होंने जिस टॉपिक को दिया है आप उसको नहीं लिख सकते? मान लीजिए उन्होंने पूछा है कि भारत के प्रमुख चक्रवात, तो आप सिर्फ चक्रवात को नहीं लिख सकते। 7 मार्कर के अंदर, 10 मार्कर के अंदर एग्जाम्पल के साथ, बेसिक मेन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, पॉजिटिव, नेगेटिव, मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंस, देन कंक्लूजन, देन एग्जाम्पल। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप करेंगे डे 1 से मेंस के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। आपको जो भी मटेरियल मिलता है आप उनको खा जाएं, ठीक है। खा जाएं इन द सेंस कि आप उनको पढ़ जाएं, जल्दबाजी ना करें, आराम से पढ़ें। जो पिछला सोर्स आपने पढ़ा था और जो अगला सोर्स आप पढ़ेंगे उसके अंदर डिफरेंस जान के उसमें से जो पार्ट अलग मिला है उसको आप आपके नोट्स के अंदर नोट डाउन करेंगे और पिछले अगले वाले पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। फिर अगला सोर्स ढूंढेंगे, वो आपका रिवीजन होगा। पहला सोर्स आप जो भी पढ़ें, चाहे वो बेसिक्स हो एकदम या फिर एडवांस लेवल का हो, जो भी मिल जाए आपको सोर्स, किसी भी कोचिंग के नोट्स मिल जाए, कोई भी बुक सोर्स मिल जाए आपको, या कोई आपको गाइडेंस दे के आपके नोट्स बनवा दे, ठीक है। उन नोट्स को आप अपडेट करेंगे डेली बेसिस पर। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है, डे 1 छोड़ डे 2 छोड़ के डे 3 में आप उसको रिवाइज करेंगे। ये रहेगी रिवीजन की स्ट्रेटेजी। सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेबस के बारे में बात कर रहा था, तो सिलेबस को भाई साहब आप पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे, ठीक है। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास नहीं है इतना सिलेबस कि आप उन 6 Ws को छोड़कर किसी और क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। PYQs आप देखेंगे,
सिलेबस मैंने पहले भी कहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल चेंज हुआ है। मटेरियल वही है, तो आप पीवाईक्यू पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक नए जुड़े हैं उनके पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस रहेंगे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस, वो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, 6 Ws लगाकर। 2 मार्कर के लिए आप फैक्ट पे जोर दे सकते हैं, ठीक है, जोर दे सकते हैं। अब 2 मार्कर के लिए आप फैक्ट पे, जो आपको आपका समय बचाएगा। 7 मार्कर के लिए वर्ड थोड़े से ज़्यादा किए हैं, 10 वर्ड्स उन्होंने बढ़ाए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए नंबरिंग उन्होंने बढ़ा दी है, 5 की जगह 7 कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले मेहनत ज़्यादा लगती थी और नंबर कम थे। 5 में से किसी को 2 आए, किसी को 1 आया, अब 7 है, 3 या 4 आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 3 की जगह उन्होंने 2 किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को 3 में से 3 नहीं मिलते हैं, लेकिन आप कितना लिख पाते हैं। 2 मार्कर के लिए आप कितनी ही मेहनत करेंगे, 3 मार्कर के लिए आप कितनी ही मेहनत करेंगे, ठीक है। तो 2 मार्कर में आप फैक्ट से डील कर सकते हैं। किसी भी पेपर में, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, ये जो 4 कोर सब्जेक्ट है, इसमें आप फैक्ट्स को हल्के में नहीं लेंगे, आप फैक्ट के साथ डील करेंगे, ठीक है। किसी भी फैक्ट को आप नहीं छोड़ेंगे। पेपर पैटर्न मेंस के अंदर कैसा आएगा भैया? पेपर की जो आंसर बुकलेट रहेगी, हमारी आंसर बुकलेट आयोग की वेबसाइट पर आएगी, या आ सकती है, हर साल आती है। 2022 के पेपर में नहीं आई थी। आप रेगुलर नज़र बनाए रखें, थोड़ा सा समय निकाल के, कि आयोग की वेबसाइट पर बुकलेट आई है या नहीं है। बुकलेट चेंज हुई है तो हमें उसके हिसाब से लिखना शुरू करना है। अगर उन्होंने बुकलेट्स का पैटर्न चेंज करके दिया है, यानी कि नंबर ऑफ़ लाइन्स या स्पेस बढ़ा कर दिया है, तो आप उसको तुरंत चेक करके पीडीएफ निकला के, हार्ड कॉपी में पीडीएफ निकला के आप उस पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ना कि आप, मतलब कुल मिला के आप मेंटली प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए कि बुकलेट किस तरीके से आएगी। एक धोखा हुआ था हमारे साथ, धोखा नहीं कह सकते, आयोग है, उसका काम है करना। हमारे साथ हुआ था कि हमने 5 मार्कर की जगह हमें पूरा पेज दे दिया था। 5 मार्कर के लिए जो स्पेस था उसकी जगह हमें पूरा पेज दिया था। हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका मेंस का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया। हम डेली बेसिस पर इस पे चर्चा करेंगे कि आज इस यूनिट के बारे में आप किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब हम लाइन पर हैं, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे डेली बेसिस पर, कहाँ आपकी कमियां हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगा, आप अपनी कमेंट्स मुझे बताएं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे बताएं, आपके डाउट्स रहेंगे मेरे से रिलेटेड वो मुझे बताएं, मैं आपसे क्लियर करूँगा, चर्चा करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस। आपने अच्छा स्कोर किया प्रीलिम्स के अंदर, बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ, ठीक है। आप पढ़ते रहिए रेगुलर बेसिस पर, जल्दबाजी ना करें प्लीज़, आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आप वो सब खो देते हैं जो आपने इतने समय तक कमाया है, ठीक है। आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, और आप अपना आपा खो देंगे, ठीक है। ये ना करें प्लीज़। साथ साथ में आप अपना स्कोर प्रीलिम्स का मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि क्या स्कोर आपका रहा है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो तो मुझे आप बता सकते हैं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ से था। आपका सोर्स कहाँ से रहा था वो मुझे बता सकते हैं कि मैंने इस सोर्स से पढ़ा था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने इतना स्कोर किया है। एक्सपीरियंस लोगों की बात करूँ जिनके 2 3 4 5 6 जितने भी प्री हुए हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस भी मैं जानना चाहूँगा, अगर वो मुझे बताना चाहेंगे तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर 1-2 लाइन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से बात कर पाएँ। बाकी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, अपना जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपको दे सकता हूँ शून्य के साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।